टॉक्सिन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेलुलर इंजरी में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो सेल इंजरी की डिफरेंट टाइप्स की सेल इंजरीज होंगी और उसमें हाइपोक्सिया भी हो सकता है या टॉक्सिन्स की भी एकुमुलेशन होगी, तब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ इट विल बी पॉसिबल। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी डैमेज। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस किस तरह से डैमेज हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम। अगर सेल के साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि सेल इंजरी विल बी श्योर। तो इट्स मीन द फर्स्ट काज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज इंक्लूड्स इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, कि हमारा कैल्शियम जो साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म में, उसका लेवल बढ़ जाए। और वो कैसे बढ़ेगा? अगर डाइट में हम कैल्शियम ज़्यादा ले लें या और फैक्टर्स बहुत सारे, कैल्शियम बोन का कोई प्रॉब्लम है, बोन से कैल्शियम अगर डिज़ोल्व हो के ब्लड में शामिल होता रहे, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी कैल्शियम का लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ हो सकता है या सेल के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीन्स ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी जनरेट करना और मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करना। अगर ऑक्सीजन का लेवल ही बढ़ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की कैपेसिटी नहीं होगी उसको डील करने के लिए। तो उससे भी क्या हो सकता है कि हम लोगों के पास ऑक्सीजन की स्ट्रेस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन लॉस कर जाए और वो डैमेज हो जाए, तो उससे भी सेल इंजरी हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाती है। तो फास्फोलिपिड्स आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स टू होम नंबर ऑफ सेल टू होम सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज। सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स मौजूद होती हैं, तो वो वहाँ पे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे भी हम लोग कहते हैं कि सेल की जो डेथ है वो श्योर हो गई या सेल इंजरी हो सकती है। लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, कि लिपिड के रिलेटेड जितने भी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर ब्रेकडाउन हो जाए, सो देन देयर विल बी चांस ऑफ सेल इंजरी एज वेल। So mechanism of cell injury associated with mitochondrial damage results in formation of high conductance channel called mitochondrial permeability transition pore। अब क्या होता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है ये इन फैक्टर्स की वजह से, कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, उस वजह से स्ट्रेस ज़्यादा, ऑक्सीजन की स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, या ब्रेकडाउन ऑफ फास्फोलिपिड्स, इन तमाम वजह से जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन नेक्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर बन जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हो गया तो वो एक सेल में ट्रांजिशन पोर क्रिएट करेगा। प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, जब माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से डैमेज हो गया तो वो एक जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है वो एक पोर क्रिएट कर लेगी, एक पार्टिकुलर उसकी शेप क्रिएट हो जाएगी, पोर की लाइक शेप क्रिएट हो जाएगी। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इससे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था, जो आयंस का पोटेंशियल था, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, न्यूट्रिएंट्स की इन एंड आउट का मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा था, और उससे वो क्या कर रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी जनरेट कर रहा था, कि उसमें NADPH मॉलिक्यूल गया, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो जब जाते थे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ से उन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू वहाँ पे ATP जनरेट होता था। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया के फेल हो गया, उसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा कि हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया में वो इंटरनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, जो आयनिक पोटेंशियल है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन में, वो ख़त्म हो जाएगा। जब आयनिक पोटेंशियल ख़त्म होगा तो एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल्स मीन्स कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं दे विल लॉस देयर एक्टिविटी, दे विल अनएबल टू वर्क, बिकॉज न्यूरॉन्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द एनर्जी, और इसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज होगा तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स अराइज हो जाएंगे। In the initial phase it is reversible, but once mitochondrial permeability transition is irreversible, but it becomes a death blow to the cell। और शुरू में तो क्या होता है कि इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो रहा है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उससे जो एनर्जी जनरेशन है वो बहाल हो सके। बट लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर
अब करेक्ट कैसे करेंगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में तो हमें क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दें, दरमियानी कर दें, बैलेंस फॉर्म में, तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा रिवर्स अपने फंक्शन रिवर्स गेन कर लेगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्सीजन स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और दिस इज़ एसोसिएटेड विद द सेलुलर इंजरी। ओके, देयर इज़ एन थर्ड मीन्स हम लोगों ने अभी तक दो मैकेनिज़म्स पढ़े जो कि सेल इंजरी के साथ एसोसिएटेड थे। एक हमने ये कहा कि डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, सेल में एनर्जी की कमी हो जाए तो उससे सेल की डेथ हो सकती है, ये सेल इंजरी हो सकती है। दूसरा हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से सेल इंजरी हो सकती है। अब तीसरा मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लक्स ऑफ इंट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कि अगर कैल्शियम की एबनॉर्मेलिटीज़ आज ऐसे हो जाएं, सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो क्या उससे सेल की डेथ कैसे होगी, अब हम ये पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल डिस्कस दिस इन next lecture. If you have any question regarding the mechanism of cell injury, there were two major mechanisms we studied up to now. The injury of cell associated with nutrient depletion and the second with energy depletion, and the second injury of cell was associated with mitochondrial damage. दो mechanisms हमने पढ़ी हैं, उसमें कोई भी confusion है you can ask in comment box. Stay tuned. Allah Hafiz. We will discuss the third mechanism in next class. Stay tuned. Allah Hafiz.